हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में तो हमने चर्चा करी कि वेल्थ या फिर एक तरीके से मनी क्या चीज़ होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पैसे से खुशियाँ आ सकती हैं? क्या चाहतें पूरी हो सकती हैं? पैसा एक माध्यम है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोचने की शक्ति। क्योंकि अगर व्यक्ति की सोच में पॉज़िटिविटी ना हो, तो उसके पास पैसा हो या पैसा नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे मेजर क्वेश्चन जो आता है वो आता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को लेकर। तो डिज़ायर्स आती कहाँ से हैं? डिज़ायर्स आती हैं आखिरकार हमारे मन से, ठीक है? आज का ये जो वीडियो रहेगा ये एक्चुअल में एक आयुर्वेदिक बुक के ऊपर रहेगा, ठीक? और इसमें हम लोगों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें नक्षत्रों की चर्चा तो अभी नहीं करूँगा, इसको मैं आगे ले जाके करूँगा क्योंकि पहले आप लोग राशि पे ही उलझे हुए हैं, उन राशियों को समझेंगे, आगे जाके हम नक्षत्रों को समझेंगे। कारण क्या है इस पूरे लॉजिक इस कांसेप्ट का? अब आप भी सोचोगे कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी को फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये जो कांसेप्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हैं आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है? आयुर्वेद में क्या है, उन्होंने बोला कि हमारे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के पास है। हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स से जो भी चीज़ों को देखते हैं, उसे किसी न किसी रूप में इंटरप्रेट करते हैं और फिर एक रिज़ल्ट्स को बनाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी भावनाएँ पैदा होती हैं, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम अपने जो सेंसेस हैं, उनके द्वारा जिन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको किसी प्रभाव से रिएक्ट कर रहे हैं। वो प्रभाव क्या होते हैं? उन्हें कहा जाता है एक तरह से दोष। कौन-कौन से दोष बताए जाते हैं? वात दोष, पित्त दोष, ठीक है? तो कफ दोष, 3 दोष होते हैं। ये दोष आपस में किस तरह से मिलते हैं वो एक अलग पिक्चर है। अभी हमारा उस पे जाने का कोई मुद्दा नहीं। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट ये है कि कुंडली के अंदर हम लोग जब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें इंसान के दिमाग को समझना ज़रूरी है। उसके इमोशनल साइड को समझना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी डिज़ायर की फुलफिलमेंट ना हो, तो जो व्यक्ति एक बेचैनी दिखाएगा, वो अपने आप में एक तरह की हेल्थ डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है? इस वजह से आयुर्वेदिक बुक को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे नक्षत्र का छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तीक्ष्ण नक्षत्र जो होते हैं जिसमें आता है अश्लेषा, मूला और ज्येष्ठा, जिन्हें हम कौन से नक्षत्र मानते हैं? गणित नक्षत्र मानते हैं। उसका कांसेप्ट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वो मैं बाद में समझा दूँगा। अभी आप इतना याद रखिए, अगर अश्लेषा, मूला या ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है किसी बच्चे का, ऐसे कंडीशन में ये जो नक्षत्र हैं, ये किस नेचर के माने जाते हैं? बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव नेचर के माने जाते हैं। ऐसे नक्षत्रों में यदि बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो उसकी जो साइकोलॉजी है, जो चंद्रमा है, उसका सोचने का ढंग, वो बहुत ही तीक्ष्ण है। वो सोचेगा नहीं, कर गुज़रेगा। ठीक है? पहली कंडीशन। फिर यहाँ पे इन्होंने इसको और समझाने की कोशिश करी है कि ये इनऑस्पिशियस नक्षत्र माने जाते हैं, जिसमें आर्द्रा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नक्षत्र होता है। किसके रिगार्डिंग? चंद्रमा के रिगार्डिंग। अगर ये नक्षत्र में चंद्रमा बैठ जाए और भाव भी गलत पड़ जाए, अगर चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए और भाव भी गलत पड़ जाए, तब तो और ज़्यादा मुसीबत। तो आप बात को समझिए। एक तो है नक्षत्र, दूसरा है भाव, क्योंकि राशि तो नेचुरली इंक्लूड हो जाएगी। इसी कारण से कुंडली के अंदर 3 फैक्टर को लेके चलते थे हम लोग कि किस राशि में बैठे हैं, वो राशि अपना क्या फैक्टर दिखाएगी, मैं उसके ऊपर थोड़ी देर में ले आऊँगा। लेकिन क्या नक्षत्र प्रभाव दिखाएगा, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस दिन बीमार पड़ोगे, आपको किस समय दवाई देनी है, किस होरा में दवाई देनी है, ये सब कुछ एक्चुअल में आपका आयुर्वेद का ज्ञान है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे नक्षत्र की आप इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करिए। अगर तीक्ष्ण नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हों, तो माना जाता है कि ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अब इसके बाद अगर चंद्रमा की जो पोज़ीशन है, हाउस के हिसाब से खराब हो जाए या उसको कोई बुरे ग्रह देख लें, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है और ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी करने देंगे ज़िंदगी के अंदर। और ऐसे लोगों की जो चाइल्डहुड होती है, शुरुआत जब होती है ना बचपन से, वो बच्चे बीमार दिखाई देते हैं आपको। इतनी पावरफुल चीज़ है नक्षत्र। क्योंकि वहाँ पे हम ये समझ जाते हैं कि जहाँ पे चंद्रमा बैठ के आए हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव है, फिर उनके 4 चरण पदों के हिसाब से वो प्रभाव की गणना की जाती है। कई बार होता है ना कि अब छोटा-सा बच्चा है, उसने तो अभी ज़िंदगी पूरी देखी भी नहीं और लॉन्गेविटी चली गई, तो क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसे नक्षत्रों के जो प्रभाव हैं और इसके बाद वो गलत भाव में बैठ गया, तो फिर इंसान की ज़िंदगी पे सीधा प्रभाव आ जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के पहले एक क्वेश्चन ये भी है ना कि
व्यक्ति की आयु होगी, अब छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उनके पास आयु नहीं है तो फिर वहाँ डिज़ायरमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, हम वहाँ पे वेल्थ की तो बात ही नहीं करेंगे। जब हम आगे बढ़ जाएँगे, चाइल्डहुड को क्रॉस करेंगे, तो यही चीज़ हमारी बचपन की जो मेमोरीज़ बनेंगी हमारे लिए, यही तो हमारी साइकोलॉजी बनेगी, यही तो हमारे सोचने का ढंग बनेगा कि हमारे पेरेंट्स ने गरीबी देखी है, तो हमें पैसे बचाने चाहिए। हमने बचपन में गरीबी देखी है, दूसरों को जूझते हुए देखा है, तो हम उस नेचर से चलेंगे। हमने अमीरी में जन्म लिया है, पैसे उड़ाते हुए देखा है, तो हम पैसे उड़ाने की साइकोलॉजी में जाएँगे। ये जिस भी साइकोलॉजी में आप जाओगे, आखिरकार आपका जो माइंड का फ्रेम है, उसको एक समय तक आपका बचपन डिसाइड करेगा। एक समय के बाद अगर किसी प्रकार की कोई चोट होती है, कोई हादसे होते हैं, तो फिर वहाँ पे बदलाव होते हैं। वो भी नक्षत्रों के ही प्रभाव होते हैं कि उग्र नक्षत्र है, बदलने वाला नक्षत्र है, कांस्टेंट रहने वाला नक्षत्र है, उसके ऊपर होता है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि एक्चुअल में साइकोलॉजी जो होगी इंसान की, वो कैसे डिसाइड होगी। राशि, चंद्र राशि का कितना महत्व है कुंडली के अंदर, इसको आप यहाँ से समझ पाएँगे। तो देखते हैं, आज हम कुछ राशियों की चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर कुछ राशियों में बैठे हों, तो क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले चंद्रमा अगर मेष राशि में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्तियों से आप कभी भी बातचीत करके देखना, आपको एक नेचर मिलेगा। मेष राशि में चंद्रमा हो, आप 100% इस नेचर को पाएँगे। अभी आप नक्षत्र पे मत जाना, ठीक है? नक्षत्र की वेरिएशन को हम आगे लेंगे। जब चंद्रमा आपके मेष राशि में होंगे, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं अपने आप में एक इम्पल्सिव होंगे। वो अपने एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? उनके अंदर एक जो टेम्परामेंट होगा, उसकी थोड़ी-सी कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये राशि किसकी है? मंगल की। ताकत क्या है इसमें? अग्नि तत्व प्रधान राशि। तो मन जो है, वो एक अग्नि को लेकर चल रहा है, उसमें एक जल्दबाज़ी, मंगल का एक नेचर हो जाता है। साथ ही साथ ये लोग इमोशंस के साथ तो चलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? इमोशन के साथ चलते-चलते चंद्रमा इमोशन है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, अग्नि तत्व राशि में जल तत्वीय ग्रह बैठा है। यहाँ पे थोड़ी-सी चुनौतियाँ आती हैं। यहाँ पे व्यक्तियों को अपने इमोशंस को भी कई बार पीछे छोड़ना पड़ता है। अपनी चाहतों को कई बार ज़िंदगी में जलाना पड़ता है। ये चुनौतियाँ आपको मेष राशि में जिन लोगों का भी चंद्रमा है, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल रूपी ग्रह है और राशि अग्नि तत्व की राशि, वो भी मंगल की राशि। जो कि सोचे भी नहीं कुछ करने के पहले, बहुत जल्दबाज़ चीज़। इस वजह से ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कई बार अपने मन की चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने इमोशनों को जलाकर ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपनी साइकोलॉजी को आगे लेकर आना पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाई कि जब हम बात करते हैं ना कि सैनिक बनाने का काम, मंगल सैनिक बनाता है मेष राशि में, तो चंद्रमा के अंदर वो प्रभाव आ जाता है कि वहाँ पे गोली चलाते वक़्त इमोशंस हावी नहीं होते। समझ रहे हैं आप? वो फायर एलिमेंट होता है, देश के प्रति वो प्रेम है, मंगल, वो हावी हो जाता है, इमोशंस को पीछे लेना होता है। ये जो राशि है, इसके अंदर बैठे हुए चंद्रमा की एक क्वालिटी है, वो लीडरशिप्स को लेना चाहेगा। वो व्यक्ति किसी भी पद का हो, लेकिन उसके अंदर एक चाहत होगी, लीडरशिप आए। अब चंद्रमा कितना सपोर्टिव है, कौन से भाव में है, ये डिसाइड होगा। गलत भाव में चला गया और गलत हो गया, तो आतंकवाद, सही भाव में आके बैठा और कोई गलत ग्रहों से दृष्ट नहीं हुआ, तो लोगों के लिए बहुत अच्छे कर्म करने वाले डॉक्टर्स भी बनेंगे। यहाँ पे जो ऐसे लोगों की इमोशनल सेंसिटिविटी है, वो किसके आसपास है? वो होती है उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर कि मुझे मेरी एक आज़ादी चाहिए, ठीक है? वो एक आज़ाद उन्मुक्त सोच के लोग होते हैं, जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि में पाया जाता है, ठीक? इनके अंदर थोड़ी-सी एक टेंडेंसी होती है जो कि गुस्से की होती है, थोड़ी-सी टेंडेंसी होती है इनके अंदर डोमिनेशन की, लेकिन ये टेंडेंसी जो यहाँ पे लिखी है, ये कैसे चेंज होती है? जब कोई दूसरे ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करने लगते हैं, तो ये टेंडेंसियाँ धीरे-धीरे करके चेंज होने लगती हैं। अभी हम सिर्फ़ एक पार्ट को रीड कर रहे हैं, वो पार्ट ये है कि एक राशि में बैठा हुआ चंद्रमा इंसान की साइकोलॉजी पे कितना प्रभाव डालता है, ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई भी मेष राशि का व्यक्ति मिले, बातचीत करे, तो आप उनसे बात करते वक़्त देखोगे कि उनके अंदर कहीं न कहीं एक प्रकार से एक ख़्वाहिश है कि वो आगे बढ़ें, उनका एक डोमिनेटिंग नेचर आपको मिलेगा। ये अलग बात है कि उसकी जो कहना चाहिए क्वालिटी है डोमिनेंस की, वो बदलती रह सकती है, जिस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होगी, उसके हिसाब से। अगर मेष लगन हो, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, 4th हाउस का स्वामी बन जाएगा चंद्रमा और वो मेष राशि में आ जाए, मेष लगन, मेष राशि, उस कंडीशन में इनका जो ये नेचर है, इमोशनल नेचर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली लेने लगते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। मेष लगन, मेष राशि के व्यक्ति से अगर हम कोई बात करते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को अपने पर्सनल चीज़ों पे कनेक्ट कर देगा। आपने किसी और के बारे में भी बात की तो उन्हें लगेगा कि ये मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। ऐसा मेष राशि के चंद्रमा वालों के साथ भी होगा।
एरीज़ साइन के मून वालों के साथ भी होगा, सभी लग्नों में होगा, लेकिन प्रभाव सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति पे पड़ जाएगा जब वो मेष लगन, मेष राशि का हो। अगर मेष लगन है, राशि कुछ और हो गई, तो वहाँ पे 4th हाउस और 4th हाउस के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स चीज़ों को बदलेंगे। तो ये तो हुआ पहली चीज़। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में दिखाई देता है, तो आप चेक कर लीजिए, उनका जो नेचर आएगा उसमें कहीं न कहीं एक फ्रीडम की चाहत है, ठीक है? अपने इमोशनों को उनको बहुत जला के अपनी ज़िंदगियों को जीना पड़ा है, इसलिए उनके अंदर एक चाहत है कि मेरे को एक आज़ादी चाहिए। पहली कंडीशन आपको ये हमेशा मिलेगी। दूसरा हम ले लेते हैं कि अगर किसी का चंद्रमा वृषभ राशि में मिले, तो उन लोगों के नेचर किस तरीके से होते हैं। वृषभ राशि में जब कभी भी चंद्रमा आते हैं, तो यहाँ पे ये उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जल तत्व का जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। यानी इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे ऐसे लोगों के अंदर। इमोशंस की जो मात्रा होती है ना, एक मदरहुड कह लीजिए, भले वो आदमी मेल है, फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें मदरहुड की जो एक भावना होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, भाव गलत ना पड़े, ठीक है? 6, 8, 12 में ना आए तो। यहाँ पे जो ये इमोशनल फैक्टर है, वो हेल्प करता है किसमें? व्यक्ति का मन खुश होगा तो ऐसे लोग गाना गाने लगेंगे, आर्टिस्टिक ड्राइंग्स बनाने लगेंगे, है ना? तो यहाँ पे चंद्रमा काफ़ी अच्छा माना जाता है इस राशि के अंदर, क्योंकि वो उच्च के हैं, मन से बहुत खुशी है, हर चीज़ में खुश है। ये एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डिटरमाइंड इमोशनल नेचर दिखाता है कि व्यक्ति बहुत किसी एक चीज़ के पीछे लगना चाहता है, तो उसके अंदर अपना मन लगा के हर काम करने की ख़ासियत आती है वृषभ राशि में जब कभी भी चंद्रमा हो तो। खुशी-खुशी काम करने की चाहत होगी, मटीरियल सक्सेस को पाने की जो इनकी एक नेचर होगी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में आती है, ठीक है? इस वजह से इनके अंदर एक कहीं न कहीं पैसा या वेल्थ को स्टेबल करने की चाहत। राशि कैसी है? स्टेबल नेचर की राशि है, इसलिए वेल्थ को स्टेबल करने की चाहत हमेशा इन लोगों के मन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कनेक्शन नेचुरली बन जाता है चंद्रमा का शुक्र के साथ, जिसकी वजह से इनके अंदर कलात्मक क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पोएट्री करवा लीजिए, ड्राइंग्स करवा लीजिए, कोई भी क्रिएटिविटी के काम करवा लीजिए, और हर तरह के जो इंटरेस्ट हैं, वो इनके अंदर बहुत ही कूट-कूट के भरे होंगे। हर हालात में अपने आप को खुश रखने की क्षमता जो है ना, वो इस राशि के लोग हमेशा दिखाएँगे। ठीक है? कंडीशन बस एक ही बात को बार-बार रिपीट ना करूँ, वो याद रखिएगा। हाउसेस और इनके ऊपर पड़ने वाले जो दूसरे ग्रहों के प्रभाव हैं, वो इनको मॉडिफ़ाई ज़रूर करेंगे, ठीक? हम यहाँ पे सिर्फ़ एक सिंगल पिक्चर देख रहे हैं, जो कि इस बात पर है कि चंद्रमा विभिन्न राशियों में कैसा नेचर दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं हम जेमिनी साइन। जेमिनी का मतलब हो जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि में जब चंद्रमा आते हैं, तो ये आपकी कालपुरुष कुंडली का तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव में होने के कारण यहाँ पे एक तरीके से हम कहें तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो हॉबीज़ है, वो हावी होने लगती हैं, ठीक है? अब ज़रा इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ये एक तरीके से इंटेलिजेंट, एक्सप्रेसिव, सेंसिटिव और चेंजेबल इमोशनल नेचर्स के लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये राशि कैसी है? ड्यूअल साइन है। आधी राशि एक तरफ, आधी राशि दूसरी तरफ। तो ऐसे लोगों का जो मन है, उसमें बार-बार भटकाव, बदलाव आने की संभावना होती है। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटी-छोटी यात्राओं का, इसलिए इनके मन में छोटी यात्राओं को लेकर और साथ ही साथ बदलने की एक नेचर रहती है। ये राशि चंद्रमा के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। ध्यान रखिएगा। अब समझिए क्यों? देखिए, द पर्सन्स इमोशन विल बी क्लोज़ली टाइड टू द माइंड एंड द नर्वस सिस्टम, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थॉट्स एंड द फीलिंग्स। इसलिए मिथुन राशि का जब भी चंद्रमा होता है, तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि अपनी भावनाओं पे काम करे या दूसरों की चीज़ों पे चले। उनको अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के साथ ही एक अजीबो-गरीब परिस्थिति होती है। मतलब ऐसे लोग मानते हैं कि मैं ये करना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण कर नहीं पाया। सुबह उठेंगे, आज ये करेंगे, फिर वो उस दिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चेंजेबल नेचर है, डुअलिटी है उस राशि में। इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा जैसे-जैसे डिग्री में आगे बढ़ेगा, तो ढाई दिन के अंदर चंद्रमा जैसे ही थोड़ा-सा भी मूव करेगा, सुबह बात कुछ कहेंगे कि आज अपन मंदिर चल रहे हैं, शाम आते-आते नहीं आज नहीं जा रहे। ये नेचर में वेरिएशन आ जाएगा। इनकी फीलिंग्स में और इनके थॉट्स में चेंज आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात है कि ये जो चंद्रमा है, वो सेकंड हाउस को रूल करता है कहाँ से? जेमिनी, ये मिथुन से, क्योंकि जो कर्क राशि है, वो कहाँ पे आएगी? मिथुन से जस्ट अगली राशि है। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो जो चंद्रमा 4 नंबर की राशि का स्वामी है, वो अपने से 12वें बैठा है। ये भी एक नेचर के तौर पे आप इनमें देख सकते हो। यहाँ पे ये नेचर इनको किस लिए देता है? स्पीच की पावर और कम्युनिकेशन की पावर दे देता है। कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर चंद्रमा के पास है। उसके स्वामी अपने एक घर पीछे गए हैं, 12वें तो गए हैं, लेकिन अपने घर की तरफ आते हुए खुश-खुश भी हैं। और कम्युनिकेशन की जो पावर है, वो थर्ड हाउस के अंदर आती है। तो उस हाउस प्लेसमेंट के कारण भी और इस राशि में बैठने के कारण भी कहीं न कहीं ये राशि आपकी कुंडली में कहीं पर भी आती हो,
बस 6, 8 और 12 में ना पड़े, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 6, 8, 12 में पड़ गई और चंद्रमा बैठ गए, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को स्पीच में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, स्पीच रिलेटेड बीमारियाँ भी रह सकती हैं। इसलिए 6, 8, 12 को छोड़ दिया जाए। कोई गलत बुरे ग्रह ना देखते हों, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी वाणी के स्वामी होंगे। उनके अंदर हाव-भाव के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, बॉडी लैंग्वेज के साथ चीज़ों को कम्युनिकेट करने की बहुत अच्छी आदत ज़रूर पाई जाएगी, जिनकी साइकोलॉजी बता रही है, ठीक है? अब मैं यही जो साइकोलॉजी है, उसको कनेक्ट करूँगा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के साथ, ठीक है? इसके बाद हम देखें कि कर्क राशि मतलब कि कैंसर साइन में जब चंद्रमा जाएँगे तो क्या होता है? ये बेसिकली जो है वो अपनी ही राशि है तो खुश है वहाँ पर भी। यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर में तो आएगा, इमोशनल हद से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो क्या होता है, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बनाने वाली राशि है। अगर इस राशि में चंद्रमा पीड़ित हुआ, तो लोगों को जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, मतलब दोस्तों से ही धोखा, अपनों से ही धोखा, ऐसे वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। अपने लोगों ने ही अपने को ठगा वाली जो बात अगर कोई कहेगा, तो आप उठा के देखना, ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा हो और वो भी 6, 8, 12 में बैठा हो तो बिल्कुल ही बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर। वो जिसके साथ भी जुड़ता है वो चाहता है कि उनका भला हो और बदले में ये चाहता है कि वो भी हमारे प्रति भलाई की बात करे। लेकिन ऐसा दुनिया में हो नहीं पाता। इसीलिए फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो 4 नंबर की राशि का चंद्रमा आपके जो कहना चाहिए कर्क राशि का चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा ये फीलिंग आएगी कि मैंने दूसरे के लिए किया, बदले में मुझे वो नहीं मिला जो मैंने किया। क्यों? क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल नेचर है। ध्यान रखिएगा, इस ही राशि में वो अश्लेषा नक्षत्र आता है। इसीलिए वहाँ पे वो जो नक्षत्र मैंने आपको दिखाया था वो इम्पोर्टेंट। एक तो राशि होती है इमोशनल, दूसरा नक्षत्र जो आता है वो भी इस नेचर का आता है कि बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव का नक्षत्र है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिलती ना तो ये एकदम से अपने मन को वहाँ से हटा देते। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कट्टी, कट्टी, कट्टी। ये चीज़ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है वो एक तो इमोशनल तत्व है, ऊपर से नक्षत्र बहुत ही तीक्ष्ण लेके आता है। ठीक है? अगर 4 नंबर की कर्क राशि है और चंद्रमा नक्षत्र के हिसाब से जन्म के समय अश्लेषा में मिला हो, तो आप मान के चलना कि उन लोगों को चाइल्डहुड में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की भी संभावनाएँ बनती हैं और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की भी संभावनाएँ बनती हैं। ऐसे लोगों का जो बचपन है, वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वो जो पूरी की पूरी बचपन की थॉट प्रोसेस है, वो भी हमारे लिए एक चुनौती बन जाएगी, अगर वो जो हाउस प्लेसमेंट है, वो गलत पड़ गई तो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा, क्योंकि उसके पास ही हमारे सोचने का ढंग है, वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी चाहतों को वही दिखाता है। यहाँ पे जब कभी भी ये प्लेसमेंट आती है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बनाने की बात होती है, जनरली द पर्सनल्स एंड डोमेस्टिक साइड ऑफ द लाइफ विथ डोमिनेट, बट इफ देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न ऑन द मून, द पब्लिक और पॉलिटिकल साइड also being strong, they individually like to be a मून टाइप पर्सन। यहाँ पे अब आप देखिए जो चीज़ लिखी गई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर चंद्रमा आपका 4 नंबर की राशि में बैठा हो और उसे शनि देख ले, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के अंदर एक नेचर और डेवलप होगा। वो क्या? उनकी एक पब्लिक के लिए काम करने की थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइड भी ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो आप रीड कर रहे हो, इसमें वेरिएशन को समझना। शनि चंद्रमा से 4 घर आगे बैठ जाए तो भी चंद्रमा को देख लेंगे, ठीक है? एक रूल ये है। दूसरा ये है कि शनि और चंद्रमा आमने-सामने बैठें तो भी देखेंगे और तीसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो अगर चंद्रमा और शनि आमने-सामने बैठे हों जैसे कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में होता है, तो वहाँ पे क्या है कि चंद्रमा शनि पे भी वही प्रभाव कर रहा है और शनि चंद्रमा पे भी वही प्रभाव कर रहा है। ऐसे दृष्टि में ऐसा व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत होती है कि वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को लेकर आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ शनि कई बार लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ कर्म कराने की प्रेरणा देता है। कंडीशन ये होगी वहाँ पे वो शनि चंद्रमा को किसी तरीके से दृष्ट कर दे तो वो चीज़ पूरी होगी। क्योंकि कैंसर साइन प्लस मून जब इनका इम्पैक्ट आएगा तो इनकी डिज़ायर्स क्या हो जाएँगी? पब्लिक वेलफेयर की एक डिज़ायर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का जो नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कैसे लीडर्स माने जाते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग माने जाते हैं जनता की भावनाओं को समझने वाले जननायक, जिन्हें जनता पसंद करती है। ठीक है? इसके बाद आज अपन 2 राशियाँ और ले लेते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि जो है वो दिखाती है स्ट्रेंथ को, वो दर्शाती है नोबिलिटी को, कैरेक्टर जो कि पर्सन के इमोशंस में होता है साइकोलॉजिकली।
द पर्सन विल लाइक ड्रामा एंड prominence, much like the sun in Leo, but also seek an emotional recognition and regard for what they do. जब चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हो तो उसके जो तत्व प्रधान है वो क्या है, सूर्य से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी ओर से जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें एक प्रेज मिले। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ड्रामा भी हो सकता है, इसमें कुछ अपनी अपनी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता है व्यक्ति, ये सब कुछ इसमें मिक्स होगा। इसमें भी हम इसकी डेप्थ को कहाँ चेक करेंगे, नक्षत्र पे चेक करेंगे। यहाँ पे एक नक्षत्र आएगा मघा, उसके प्रभाव को भी मैं आपको नक्षत्र वाले सिस्टम में समझाऊंगा। जब हम बोलते हैं ना पालकी, तो उसका प्रभाव भी दिखेगा। लेकिन जब चंद्रमा सिंह राशि में बैठता है तो राशि का कैरेक्टर क्या है, ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ को दर्शाती है, एक नोबिलिटी को दर्शाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की जो साइकोलॉजी होगी वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन फिर बात वही है, ये भी अग्नि तत्व की राशि है, एक नंबर की राशि भी अग्नि तत्व थी। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल प्रतीक है साहस और पराक्रम का। लेकिन सिंह का स्वामी है सूर्य। सूर्य माना जाता है अपने आप में एक राजा, राजशाही प्रवृत्ति। तो राजशाही प्रवृत्ति में क्या होता है, हमेशा त्याग होता है, क्योंकि मैंने आपको उच्च नीच ग्रह का समझाया था। सूर्य उच्च होते हैं केतु के नक्षत्र में जाके। जब केतु के नक्षत्र में जाके सूर्य उच्च हो रहे होंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है त्याग की भावना के साथ ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं। तो वही चीज़ है कि चंद्रमा जब इस 5 नंबर की राशि में है, अग्नि तत्व ये भी है, अग्नि तत्व मेष भी था, लेकिन अंतर इस बात पर है कि मंगल जो है वो सेल्फ को ज़्यादा आगे लेके चलता है। मंगल उच्च भी होता है तो वहाँ जहाँ पे उसको धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है, ठीक है? जबकि सूर्य केतु के नक्षत्र में होते हैं। इस वजह से यहाँ पे लोग थोड़ा-सा कैरेक्टर कैसा धारण करते हैं, राजा वाला, कि ठीक है, अपने पास से थोड़ी-सी चीज़ कम कर लो, उसको दे दो। ये फैक्टर है कि यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा हो, तो ये उस लेवल का सेल्फ फैक्टर नहीं दिखाएँगे, जितना कि मेष राशि में चंद्रमा दिखाएगा। होगा तो इनके अंदर भी, चाहत इनके अंदर भी आएगी, सूर्य की क्वालिटी है ईगो को लेना, वो यहाँ पे भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, लेकिन ये यहाँ भी चाहेंगे कि जो वो कर रहे हैं सामने वालों के लिए, उसके बदले में उनको एक पॉजिटिविटी मिले, ठीक है? As the moon rules the 12th house from the Leo, their emotional nature often gets subordinated to their strong personality. Yet, they often have a capacity for renunciation and spiritually, क्योंकि 12th house का कनेक्शन है, in order to uphold their high Leo principles. समझना, ये जो यहाँ पे लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप समझ लीजिए। चंद्रमा इस पर्टिकुलर राशि के लिए अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली में, ये पंचम भाव है, ठीक है? और चौथे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो सिंह राशि में जब चंद्रमा बैठते हैं तो सिंह राशि से अगर ध्यान से देखा जाए तो 12वें का स्वामी आके बैठ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो ये चंद्रमा का जो नेचर है, इमोशनल नेचर होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा-सा पीछे चला जाता है, ठीक है? और वो अपने नेचर को पीछे करके किसको नेचर को आगे बढ़ा देते हैं, सूर्य के नेचर को आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो 12th हाउस है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, रिनंसिएशन, मोक्ष, वो वाला फैक्टर यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति इमोशनल प्रभाव के बावजूद भी किस चीज़ को आगे ले आता है? किंगली प्रिंसिपल्स, लियो के प्रिंसिपल्स, सूर्य की प्रिंसिपल्स, राजा के प्रिंसिपल्स, कि ठीक है, मुझे खुद जलना होगा लेकिन मुझे दूसरों के लिए प्रकाश बनना होगा। ये ख़्याल, ये थॉट सिंह राशि का चंद्रमा इसलिए दे पाता है क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि से 12वें घर का स्वामी होता है। इसीलिए ऐसे लोग अपनी चाहतों को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और दूसरों के लिए काम करने का नेचर दिखाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? ये हुआ सिंह राशि तक। अब बात करते हैं आज कन्या राशि तक। तो कन्या राशि की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब चंद्रमा जाएँगे तो क्या होगा? नेचुरली ये 6th हाउस है कालपुरुष कुंडली का, तो यहाँ पे चंद्रमा इतने अच्छे भी नहीं माने जाएँगे, ठीक? अब थोड़ा-सा पहले रीड करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। वर्गो मून, वर्गो इज़ अ कन्या राशि। इसमें जब कभी भी आएँगे तो पर्सन का जो नेचर है उसमें क्या होगा, इनमें बहुत सारे इंटरेस्ट आएँगे, बहुत सारे इंटरेस्ट आएँगे, बहुत सारी हॉबीज़ आएँगी और ये बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हर तरीके से इनका माइंडसेट जो है वो प्रैक्टिकल है। क्यों है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल माइंडसेट इसलिए है क्योंकि जो राशि का नेचर है वो किस तरीके से देखा जाता है, डुअलिटी तो है लेकिन भूतत्व की राशि है, ज़मीनी स्तर की राशि है, एरी साइन नहीं है जैसे कि 3 नंबर था। यहाँ पे क्योंकि ये ज़मीनी राशि है, अर्थ साइन है, अर्थ साइन होने के कारण इसमें एक होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होने के कारण यहाँ के लोग जो है ना, वो एक तरीके से ज़मीन पे रहते हुए अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। और बुध का नेचर ये है कि उसका तो काम है माइंड को रूल करना। ऐसे में और चंद्रमा को अपने साथ ले ले, तो वो चीज़ों को कनेक्ट करता है पॉजिटिवली। बहुत सारी चीज़ों को खोजना, अंदर-अंदर से निकालना, बढ़ाना, बनाना, ये सारे जो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेसेस हैं, वो सब लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आगे देख लीजिए। द
डाइजेशन में भी सेंसिटिव, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे ये ईज़िली अपसेट हो सकते हैं नर्वस या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से, ये इम्पोर्टेंट है। इवन दो कि इस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा पॉजिटिव होता है, अगर ये गलत हाउस प्लेसमेंट उठा ले और गलत ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तब ऐसे लोगों के साथ बहुत चुनौतियाँ आती हैं। समझिएगा, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी हॉबीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की एक क्यूरियोसिटी है, लेकिन ऐसे लोगों को हमने बचपन में बोल दिया, नहीं मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। उसने अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया है। अगर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बच्चे जो कि आपके वर्ग हो यानी कि कन्या राशि के हैं, और उन बच्चों को आप कह रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, धीरे-धीरे आपने उनके माइंड के ऊपर एक प्रभाव डाला, तो वो अपने आप को इतने सेंसिटिव हैं कि नर्वस होने लगते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में आने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चे फिर बीमारी की तरफ आते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो जो करना चाहते हैं, हम उन्हें करने नहीं दे रहे। बेसिकली क्या हो रहा है, ये कालपुरुष कुंडली का छठा भाव है, जो रोग को भी लेके चलता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सतर्क होना पड़ता है। यहाँ पे वो जो चीज़ करने चाह रहे हैं, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट कई बार पॉज़िटिव आता है कि करने दिया जा सकता है, कई बार नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव है और रोका जाता है, तो फिर ये बच्चे थोड़े से ज़्यादा ही उग्र स्वभाव भी दिखाने की क्षमता रखते हैं। हम जब नक्षत्र में आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से 3 नक्षत्र हैं, जो इस राशि को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव भी होते हैं, अपसेट भी हो सकते हैं। ये आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, हीलर्स के लिए अच्छा है, योगीज़ के लिए अच्छा है, जो कि बहुत ज़्यादा सात्विक गुणों को बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा रूल्स द 11th हाउस फ्रॉम वर्गो, अ वर्गो मून कैन गिव मैनी आउटर अचीवमेंट्स, गोल्स एंड गुड बिज़नेस स्किल्स। इस बात को समझिएगा। ये जो चीज़ पॉज़िटिव दिख रही है, यही इनका सबसे मेजर फैक्टर है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा, अगर प्रॉपरली उस बच्चे को हमने वो करने दिया और गाइड करके करने दिया, तो आपका जो 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है, वो बच्चों के अंदर इतनी क्राफ्टमैन, इतनी आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप कर देता है कि वो अंदर ही अंदर बड़े अचीवमेंट्स के लिए प्लान करने लगते हैं। साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी ही आगे जाके क्या काम करती है कि हम अपने दम पे खड़े हो सकते हैं, और यही चीज़ उनकी बिज़नेस स्किल्स में दिखाई देती है। तो आप समझ पा रहे हो कि देखो, चंद्रमा ही है, आपके मन के अंदर की चाहतें ही हैं। डिज़ायर्स कहाँ से पैदा होंगी? मन से। जब डिज़ायर फुलफ़िल होंगी, तब भले आपने वो ड्राइंग बनाई, वो बिकी, नहीं बिकी, आपने उसे बेचने के इरादे से बनाई, नहीं बनाई, मैटर नहीं करता कि वेल्थ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन चंद्रमा खुश है, तो भी इंसान क्या है, अपने चाहतों में खुश है। इस वजह से जब कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट्स को देखेंगे, तो इस बात को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है और कहा भी जाता है कि चंद्र कुंडली को देखा जाए। उसका मेन रीज़न जो है ना, वो यही होता है कि आखिरकार किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसी है, ये उसके चंद्रमा से पता चलता है। जब इसी राशि प्रभाव को हम नक्षत्रों से मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है, एक दिन के लिए चंद्रमा आपका जाएगा किसी ऐसे नक्षत्र में जो उग्र नक्षत्र है। तो ढाई दिन में से 1 दिन आप उग्र हो जाओगे, अगले दिन आप ठीक हो जाओगे। यही चीज़ आप देखना बीमारी में होती है। एक दिन आप अचानक बीमार होते हो, फिर अगले दिन वो नक्षत्र आगे बदल जाता है, ठीक है? चंद्रमा एक नक्षत्र में बहुत ज़्यादा समय तक तो रहता नहीं, आप उतने ही समय के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाओगे। जब वो किसी उग्र नक्षत्र या ऐसे गलत नक्षत्रों में पड़ेगा, उतने ही देर में चीज़ें। इसीलिए चंद्रमा के नक्षत्र से प्रभाव जो है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और जितने भी डेली प्रेडिक्शंस होते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी डेली प्रेडिक्शंस होते हैं, उसमें ये सभी चंद्रमा के नक्षत्र से ही प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। आज कैसा क्या जाएगा, वो चंद्रमा के नक्षत्र पे है। क्यों? क्योंकि आज मेरा मन कैसा है, उस पे मेरा आज टिका हुआ है, और यही चीज़ एक्चुअल में आपकी कंप्लीट एक साइकोलॉजी को डेवलप करती है। तो ये है फैक्टर कि किस तरह से हमारा चंद्र राशि हमारी डिज़ायर को दर्शाती है। अगर हमारा चंद्रमा ऐसी राशि में बैठा है, जो बहुत हाई डिज़ायर को दर्शाती है, लेकिन हमारी कुंडली के अंदर वेल्थ या दूसरी चीज़ें, दूसरे सपोर्टिव फैक्टर उसको सपोर्ट ना कर पाएँ, बच्चे में ख़ासियत तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स में उसको वो सपोर्ट नहीं मिले, तो फिर उसकी चाहतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे कंडीशन में जो है, वो डिज़ायर फुलफ़िल ना होना उसको प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि पैसा होना अपने आप में ठीक है, लेकिन आपके अंदर की जो फुलफ़िलमेंट ऑफ डिज़ायर है, वो डिपेंड करती है आपके चंद्रमा पे। कुछ लोगों के पास अरबों-खरबों रुपए हैं, लेकिन उनके अंदर चाहत नहीं है उसे खर्चने की, और कुछ लोगों के पास चाहत है बहुत पैसा खर्चने की, लेकिन वहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है। बैलेंस इन सभी चीज़ों में करना है, क्योंकि ये सभी मिलाकर आपके लिए एक दोष है। मेरे अंदर जो भी थॉट प्रोसेस आएगा, आपके अंदर जो भी थॉट प्रोसेस आएगा, किसी भी जीव-जंतु में जो भी थॉट प्रोसेस आएगा, उसका आधार क्या होगा? कभी आपने सोचा? उसका आधार होता है हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे सोने का, जागने का समय, हमारे द्वारा खाने वाला आहार। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जब भी ट्रीटमेंट्स की बात आती है, तो वो कहते हैं, आपका आहार जितना सात्विक होगा,
उतना ही आपका सोचने का ढंग और उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और ख़्वाहिशें भी बैलेंस होंगी। अगर आपका आहार गलत है, तो आप में उग्रता बढ़ेगी, फिर आप उन नेचरों में काम करने लगोगे। अगले वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों के अंदर अगर चंद्रमा होते हैं, तो उनके क्या प्रभाव होते हैं और क्या साइकोलॉजी हमें वहाँ पे समझ में आती है किसी भी व्यक्ति की। धन्यवाद।